हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क कंसेप्ट। वर्क होता क्या है? वाई समटाइम्स नॉट मच वर्क इज डन इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ठीक है, कभी हम क्या करते हैं, बहुत थोड़ा काम करते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तब भी वो वर्क में काउंट नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, थिंकिंग, बहुत देर तक हम पढ़ते हैं। 12 बजे तक पढ़े हम, मैं 15 बजे तक पढ़ा, मैं 18 बजे तक पढ़ा, मैं 24 घंटे पढ़ा, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन क्या ये साइंस की नजर में कोई वर्क है? नो, नो वर्क इज डन इन एवर केसेस। रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग इज नॉट अ वर्क। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ए मैन इज कंप्लीटली एग्जॉस्टिंग इज ट्राइंग टू पुश और रॉक। अगर कोई किसी मोटे से पत्थर को धक्का मार रहा है, ठीक है, धक्का मारे मारे चले जा रहा है, तो क्या ये वर्क है? ये वर्क नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। तो वर्क होता क्या है? तो साइंटिफिक वर्क होता क्या है? ठीक है, तो साइंटिफिक वर्क है क्या? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, कुछ कंडीशंस हैं जो वर्क में लगती हैं। जैसे ए मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, या कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग, अगर कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर दे। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, ठीक है, एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, तब हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। कंडीशंस ऑफ वर्क एक ये भी है कि फोर्स शुड बी अप्लाइड इन ऑन द बॉडी, फोर्स होना चाहिए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वर्क के लिए। ठीक है, ये दोनों ही फैक्टर होंगे तब हम बोलेंगे कि वर्क इज डन। फोर्स अप्लाई होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन ये कंसेप्ट 9th क्लास में आप इतना समझ के चलिए कि फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, जैसे एक कुली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड स्टैंड स्टेशनरी। ठीक है, तो अगर कोई कुली सामान को लेके खड़ा हुआ है तो दिस इज नॉट अ वर्क। ए मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बिग रॉक। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं कि अगर कोई बिग रॉक पर फोर्स लगा रहा है तो उसका फोर्स वेस्ट है, तो उसका वर्क डन 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क डन बाय अ फिक्स्ड फोर्स। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने फोर्स लगा के एस डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो वर्क की जो यूनिट होगी दैट इज न्यूटन इंटू मीटर। इसी को हम बोल देते हैं जूल। क्या बोल देते हैं? जूल। याद रखिएगा, न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोल देते हैं? जूल। और वर्क इज स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है? क्योंकि कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है इसमें। ठीक है, तो दिस इज द वर्क डन बाय अ फिक्स्ड या कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स के लिए ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए वर्क डन नेगेटिव है, यानी अगर मान लीजिए ये अगर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि फोर्स इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस। इस केस में फोर्स नेगेटिव आएगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, और अगर एक कंडीशन और है, अगर फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो इनमें एंगल कितने का है? 90 का। तो इस केस में वर्क डन जो है वो कैसे होगा? 0 होगा। तो ये 3 केसेस बनते हैं। एक पॉजिटिव वर्क डन जिसमें एफ इंटू एस लगाएंगे हम, एक नेगेटिव वर्क डन जिसमें हम लगाएंगे जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब परपेंडिकुलर होगा उस केस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यूनिट ऑफ वर्क ये बता चुका हूं मैं आपको, जूल। ठीक है, अगर हम बात करें तो W इक्वल टू होता है F इंटू एस। ठीक है, अगर मैं फोर्स की वैल्यू ले लूं 1 न्यूटन
और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ले लूँ 1 मीटर, यानी अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया 1 न्यूटन का और वो कितना डिस्प्लेस हो गया 1 मीटर, तब बोलूँगा मैंने कितना काम किया 1 जूल। अगर मैं फोर्स लगाऊं 1 न्यूटन का और कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, 1 मीटर, तो मैं बोलूँगा कि कितना वर्क हुआ 1 जूल। यही 1 जूल की डेफिनेशन भी है। When a force of 1 Newton moves a body a distance of 1 meter in own direction, then the work is 1 joule। ठीक है, ये मैंने आपको समझा भी दिया है कि 1 जूल मतलब 1 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन और मीटर को हम जूल बोलते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अब। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये पॉजिटिव वर्क है, देखिए फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस केस में वर्क जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव फोर्स का। ठीक है, देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हुआ माइनस एफ इंटू एस। देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, ठीक है, और मोशन का डायरेक्शन अपोजिट है, ये मोशन का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस केस में फोर्स नेगेटिव आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, बस एफ इंटू एस के आगे नेगेटिव साइन लगा देना है। अब देखिए ये सैटेलाइट है जो घूम रही है चारों तरफ। ठीक है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, हियर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द मून एट द राइट एंगल। ये राइट एंगल पे हमेशा वर्क जो है वो लगता है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये है फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। ठीक है, ये हमेशा किधर लगता है सेंटर टू द अर्थ। अब ये कोई सैटेलाइट है, ठीक है, अब सैटेलाइट के मोशन का डायरेक्शन है वो ये है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ देखिए फोर्स परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के, हर केस में कहीं भी आ जाइए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ फोर्स अंदर और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो यहाँ भी एंगल कितने का बन रहा है 90 का। तो यहाँ वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा 0। ठीक है, ठीक है, सैटेलाइट का मोशन का डायरेक्शन ये है और फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है इस केस में टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, तो इसमें वर्क डन कितना होगा 0। अब बात करते हैं एनर्जी की। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, काम करने की क्षमता कितनी है, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है, वही क्या कहलाती है हमारी एनर्जी। द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो सन है हमारा, जो सारे प्लैनेट्स कहां से एनर्जी गेन करते हैं सन से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पसेस बाय बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क देन कैन डू। तो जितना भी देखिए जब आप वर्क करेंगे तो क्या मिलेगी एनर्जी। ठीक है, और जब एनर्जी मिलेगी या एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी तो उससे क्या होगा वर्क। तो ये वाइस वर्सा है, एक दूसरे के जैसे अगर वर्क करेंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी करेंगे तो वो वर्क डन से मिलेगा या उससे हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ये। ठीक है, एनर्जी की भी यूनिट जो है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी भी। ठीक है, और इसकी यूनिट भी क्या है जूल। ये ध्यान रखिएगा, वर्क और एनर्जी की दोनों की यूनिट ही जूल होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एक और यूनिट होती है एनर्जी की, दैट इज कैलोरी। ठीक है, ये कैलोरी भी एक यूनिट होती है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है, ये सीजीएस यूनिट है। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कितने टाइप की एनर्जी होती हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो बेसिकली हमें दो ही पढ़नी है इस चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक टेबल में धक्का लगाया, ठीक है, या मैंने एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर ले गया। ठीक है, जब किसी हाइट पर ले जाऊंगा तो उसके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी हाइट की वजह से, उसकी हाइट की वजह से उसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ रुका हुआ है, मैंने उसको पकड़ कर रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ा नीचे, तो छोड़ने पर ये क्या करेगा, ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है जी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब वेलोसिटी इंक्रीज होगी किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से, जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है और एच की वैल्यू डाउन होगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो डिक्रीज होगी,
लेकिन वी की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट इट्स मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। बता भी चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का सम होता है, टोटल जो एनर्जी होती है वो कहलाती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ए मूविंग क्रिकेट बॉल, रनिंग वाटर, अ मूविंग बुलेट, ये सब क्या किसके एग्जांपल है, काइनेटिक एनर्जी के। इन सब के पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं हम, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर। ये आया कहाँ से, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है मास एम का। ठीक है, ठीक है, इस पे हमने एक फोर्स लगा दिया। ठीक है, फोर्स लगाने पर इसको कुछ एक्सेलरेशन मिला ए। ठीक है, एक्सेलरेशन ए मिला तो इसको लिख सकते हैं हम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? ठीक, अब मैं पूछूं कि अगर मान लीजिए ये डिस्प्लेस कितना हुआ, तो मैं मान लेता हूं ये डिस्प्लेस हुआ एस। तो अगर मैं वर्क डन पूछूं तो वर्क डन कितना होगा, एफ इंटू एस। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। एक और अगर मैं इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, ठीक है, तो मान लीजिए पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, थोड़ा चलने के बाद एस डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई वी। तो मैं इसमें मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a_s। ठीक है, यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में निकाल सकता हूं, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। कुछ नहीं किया मैंने, इस 2a को मैं नीचे ले आया हूं यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी नो दैट W इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, फोर्स की जगह रख सकता हूं मैं ma, इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह रख सकता हूं मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए से ए मर गया, तो यहाँ जो वर्क डन आया दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो जो वर्क डन की वैल्यू आ गई दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मान लीजिए अगर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने एफ फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर दिया एस, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, जिसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई वी, तो उसके लिए जो वर्क डन आएगा वो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ये सारी एनर्जी आपने किस पे दे दी, उसको चलाने में, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं u की वैल्यू 0, यानी इनिशियली वो रेस्ट में था, तो यहां से u की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। ये स्पेशल केस है काइनेटिक एनर्जी का, जब u की वैल्यू क्या हो रही है 0 मीटर पर सेकेंड है, यानी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में था तब उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिली कितनी मिली होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखने की वाली बात है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी हमें यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है। ठीक है, तो अभी उसी पर डिस्कशन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप की होती है, हमें यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको ये लाइंग ऑन द सरफेस, लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ एम, मैं उसको सम हाइट पर ले गया, ठीक है, एच हाइट तक। ठीक है, तो एच हाइट तक ले जाने में मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इसको एफ इंटू एस। अच्छा, एफ क्या है, एफ मतलब इसके वेट के बराबर ही तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, और वेट क्या होता है एम जी। ठीक है, फोर्स भी एक वेट होता है, तो एम जी एस। ठीक है, अब यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू एच है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच। ये वर्क डन हुआ इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने में। ठीक है, अब ये जो मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने में वर्क डन किया W इक्वल टू एम जी एच, ये मैंने बेसिकली इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। यानी किसके अगेंस्ट काम किया, मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, मैंने इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया। तो इस
ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाएगी जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और वो भी कितनी होगी जितना हमने वर्क डन किया, ठीक है, फॉर टेकिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ टू सम हाइट दैट इज mgh, ये ध्यान रखिएगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाटर कैप्ट इन अ डैम, ठीक है, कैप्ट इन अ डैम, ऊपर अगर डैम बना के अब रखा जाए तो आपने देखा होगा पानी उसमें चढ़ता जाता है, हाइट तक चढ़ जाएगा, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है, इससे हम टरबाइन को घुमा सकते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ ए टॉय कार, ठीक है, आपने देखा होगा चाबी भरते हैं तो उसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, जो हमने वर्क डन किया है उसकी वजह से उसमें एक क्या डेवलप हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। आपने देखा होगा जब कार को हम छोड़ देते हैं तो धीरे से वो चलना स्टार्ट कर देती है। ये मैं बता भी चुका हूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सम हाइट तक ले जाते हैं तो उस पर जो वर्क करना पड़ा दैट इज mgh, और यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ध्यान दी, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो पोटेंशियल वर्क डन है ग्रेविटी का, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप सीधे जाएं चाहे इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाते हुए ले जाएं, ठीक है। वर्क डन हमेशा क्या होगा, सेम होगा दोनों केसेस में। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेविटी का फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अभी आपके लिए इतना ही बहुत है, बहुत ज्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो ये आपके लिए सरदर्द बन जाएगा, तो इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं आते, इतना समझ लीजिए कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ग्रेविटी का वर्क डन। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, अगर एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। एग्जांपल, अ थर्मल पावर हाउस केमिकल हाउस ऑफ कोल is changed into heat energy which is further converted into the kinetic energy and electrical energy, ठीक है। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओके। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है, मान लेते हैं एक मास m की हाइट जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh है। ए बॉल फॉल्स डाउनवर्ड, हाइट एज डिक्रीजेस सो पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। अब देखो, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ कहता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है एच हाइट पे नीचे आने पर, तो v की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और जो टोटल सम है दोनों का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। या देख भी सकते हैं आप, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है और mgh आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, इनका सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों ही एनर्जीज का कंपैरिजन करके दिखाया गया है और दोनों का सम जो है वो हमेशा कितना आ रहा है, 20 जूल के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। आपकी काम करने की क्षमता कितनी है। जैसे मान लीजिए कोई एक वेट लिफ्टर है जो 50 किलो वेट को 2 सेकंड तक में उठा सकता है, ठीक है, और कोई उसको 5 मिनट बाद उठा पाता है, ठीक है। तो किसकी पावर ज्यादा हुई, रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका ज्यादा हुआ, किसने कम टाइम में ज्यादा वर्क कर लिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले वाले ने, ठीक है। तो वही है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल टू W अपॉन T। वर्क की यूनिट जूल, समय की यूनिट सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को हम बोलते हैं वॉट, क्या बोलते हैं, वॉट, और इसको डिनोट करते हैं हम W से, ध्यान रखिएगा, किससे डिनोट करते हैं, W से, यही दे रखा है, ऐसा यूनिट वॉट है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 वॉट की डेफिनेशन क्या हुई, अगर 1 जूल वर्क 1 सेकेंड तक किया जाए तो कितनी पावर डेवलप हो जाएगी, कितनी पावर डेसिपेट हो जाएगी, कितनी पावर जनरेट हो जाएगी, दैट इज 1 वॉट। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये अपने अगर एवरेज पावर निकालनी हो तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, सिंपल है। क्लियर, चलिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वैसे ये टॉपिक डिलीटेड है लेकिन इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 1 किलोवाट आवर, ठीक है, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें से ये किलोवाट जो आवर है ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अगर हम
जूल में कन्वर्ट, जूल में ना लिखें एनर्जी को, अगर हम किलोवाट आवर में लिखें, ठीक है, एक फॉर्मूला भी है E = P/T। ध्यान रखिएगा, पावर को यहाँ रखेंगे किलोवाट में, टाइम को यहाँ रखेंगे आवर में, तो ये जो एनर्जी आएगी ये किस में आएगी, किलोवाट आवर में, ध्यान रखिएगा। और 1 किलोवाट आवर ही को हम 1 यूनिट बोलते हैं जो हमारे घरों के मीटर में यूज होती है। अगर हम 1 किलोवाट पावर 1 घंटे तक यूज करें, ध्यान रखिएगा, अगर हम 1 किलोवाट पावर 1 घंटे तक यूज करें तो कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी, 1 किलोवाट आवर। अगर 1 किलोवाट को हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, काफी बड़ी यूनिट है किलोवाट आवर। देखिए इसमें कितने जूल होते हैं, 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को